हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग टॉपिक अपना मशीन डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ फेल्योर के दो टाइप को डिस्कस किया था। नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस किया था और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट और बचे हुए तीन थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी फेल्योर को डिस्कस करेंगे। ऐसा देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ फेल्योर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट थ्योरी ऑफ फेल्योर TOF, जिसमें हम लोगों ने दो थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस कर लिया था, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। आज का हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हम लोग हेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। ऐसा देखिए, आज का टॉपिक जो हमारा थर्ड थ्योरी ऑफ फेल्योर होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसे हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हेक्स HAIGHS हेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। या तो पूछ लेगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या होती है, या फिर पूछ लेगा आपसे हेक्स थ्योरी क्या होती है। तो इन दोनों में आपसे कोई भी थ्योरी पूछी जा सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या होती है। देखिए, किसी मटेरियल को स्ट्रेन होने में जितना स्ट्रेन एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि इस तरीके का कोई मटेरियल हो, इस तरीके का कोई मटेरियल हो और इसे हम लोग इधर स्ट्रेस और इधर हम लोग क्या करें, एक अच्छा आपको हुक्स लॉ बता दें। हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ऐसे देखिए, ये जो हमारा होता है हुक्स लॉ, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हमारा, सपोज करिए अगर हम स्ट्रेन को कैपिटल E मान लें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब यहाँ से मतलब एक जो हमारा स्टील का कर्व इस तरीके से जो जाता है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इलास्टिक लिमिट, सपोज करिए कि ये हमारी इलास्टिक लिमिट हो, और इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कहीं हमारा क्या हो जाए, यील्ड लिमिट हो, सॉरी अल्टीमेट लिमिट हो जाए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट लिमिट हो जाए। और इलास्टिक के जस्ट ऊपर जो हमारा बन रहा है, सपोज करिए इसे हम लोग YST देख लें, इसे हम लोग UST देखते थे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंसाइल या टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। यील्ड स्ट्रेंथ का आपका दो पॉइंट बनता था, एक बनता था अपर यील्ड पॉइंट, ऐसे अपर यील्ड पॉइंट, और एक हमारा बनता है लोअर यील्ड पॉइंट।
तो अपर यील्ड और लोअर यील्ड के बीच में मटेरियल आपका यील्डिंग करता है। यहाँ पर आपका मटेरियल यील्डिंग करता है और ये यील्डिंग ड्यू टू ये जो हमारा होता है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब यहाँ तक देखिए इलास्टिक लिमिट तक आप मटेरियल में स्ट्रेस लगाइए, थोड़ा सा स्ट्रेन मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस को रिमूव कर लीजिए तो वो पुनः अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर इसे हम लोग इलास्टिक लिमिट के ऊपर स्ट्रेस लगा दें तो मटेरियल में क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। जो कैसा डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, वहीं पे यील्डिंग स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ लोअर और यील्ड स्ट्रेंथ अपर कहते हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है, यहाँ पर जो मटेरियल फेल करेगा वो डक्टाइल मटेरियल फेल करता है, और इसके ऊपर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर फेल करता है वो ब्रिटल मटेरियल फेल करता है। मतलब डक्टाइल मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ के नीचे क्या होता है, सेफ होता है, और यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर फेल करता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ के नीचे सेफ रहता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर फेल करता है। तो ये तो हमारा होता है फेल्योर। अब आइए बात करते हैं हुक्स लॉ जो हमारा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस लगाया, जब स्ट्रेस को रिमूव कर लेंगे तो हमारा वर्कपीस अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, वही हमारा हुक्स लॉ होता है। लेकिन जब इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, इस तरीके से। अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई होता है। अब आप कहेंगे ये एप्सिलॉन क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या ऐसे देखें एप्सिलॉन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस तरीके से ये हमारा होता है हुक्स लॉ। अब बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी हमारा क्या होता है, इसे हम लोग जो एरिया कवर करता है, जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे निकालना चाहें, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहें तो यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या होगा, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर ये जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है ये लाइन एक एरिया को कवर करेगा, एरिया को कवर करेगा। ये हमारा क्या है, एरिया कवर अंडर स्ट्रेन, और इसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में शो करते हैं। इसका देखिए ऐसे देखिएगा, इस तरीके से इसे हम लोग नोट करते हैं। इसमें एक पॉइंट समझिएगा, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्ट्रेन एट एनी पॉइंट, या इसे हम कह सकते हैं एंड इट इज कैलकुलेटेड एनर्जी द अंडर स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ऐसे समझिए, ये जो मटेरियल का हमारा ये इलास्टिक मतलब
टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला जो कर्व जा रहा है, टेंशन टेस्ट वाला, इसे हम लोग स्टील के लिए टेंशन कर्व, ये हमारा जो जा रहा है। अब इस टेंशन कर्व में देखिएगा, जो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्ट्रेन मतलब जो विकृति करने पर, विकृति जब हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। उस स्ट्रेन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहेगी, स्टोर होती रहेगी, है ना, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। अब उस स्ट्रेन एनर्जी को हम किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो एरिया, अब देखिए ये जो एरिया हमारा कवर होगा, इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी मिलेगा। इस पॉइंट के लिए लेंगे तो ये वाला एरिया हमारा मिलेगा। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये देखिएगा, ऐसे देखिएगा, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू यू। यदि हमारा एरिया अंडर कवर, इसे हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम से शो करें और इसे हम कैपिटल यू से शो करें, तो कैपिटल यू इज इक्वल टू होता है 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन के होता है। इस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन के होता है। अब चूँकि वी नो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई के होता है, देन टोटल स्ट्रेन एनर्जी, एरिया अंडर कर्व, इस एरिया के अंदर एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू हो जाएगी u बराबर 1/2, ये सिग्मा तो रहेगा ही, इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, देन u इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। तो इस तरीके से अगर किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेस हमारा लग रहा हो, देखिए यहाँ पे हम वन डायरेक्शन में स्ट्रेस को लगा रहे थे और यहाँ पे स्ट्रेन को लगा रहे थे। सपोज करिए ये हमारा ये एप्सिलॉन था और ये हमारा स्ट्रेस था। तो इस तरीके से यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी हमारी निकल के आती है वो आती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e के आती है। अब अगर इसे हम लोग मल्टी डायरेक्शन में लगा दें तो उस समय हमारा क्या होता है, जब इसे हम लोग मल्टी डायरेक्शन में लगा दें तो उस समय हमारा ये क्या होगा, आइए यहाँ पे लगा के देखते हैं। देखिए ये वाला जो इक्वेशन निकल के आया है ये है फॉर यूनी डायरेक्शन स्ट्रेस। यूनी डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे देखिए स्ट्रेस को हम लोग एक डायरेक्शन में लगा के चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए फॉर मल्टी डायरेक्शन स्ट्रेस, क्योंकि यूनी डायरेक्शन स्ट्रेस हम लोग निकालना होता तो नॉर्मल थ्योरी से निकाल लेते। जब हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर लगा रहे हैं तो वो किसके लिए होता है, मल्टी डायरेक्शन स्ट्रेस के लिए होता है। मल्टी डायरेक्शन स्ट्रेस का मतलब इस तरीके से ऐसे समझिए,
इसमें क्या होगा, एक सपोज करिए कि इस तरीके का मटेरियल हो, इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 लग रहा हो, इस डायरेक्शन में सिग्मा 2 लग रहा हो और इस डायरेक्शन में सिग्मा 3 लग रहा हो। अब जब इस तरीके से लग रहा होगा तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा इसके लिए ये आया था सिग्मा 1, सॉरी ये U इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू ई आया था। अब इसके लिए जो हम लोग निकालेंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी, U इज इक्वल टू आएगा हाफ तो रहेगा, अब यहाँ सिग्मा की जगह सिग्मा 1 इंटू E1, ये हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू E1 प्लस हाफ सिग्मा 2 इंटू E2, सॉरी एप्सिलॉन है, प्लस हाफ सिग्मा 3 इंटू एप्सिलॉन। अब चूँकि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपान E1 प्लस कॉमा एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2 कॉमा एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन E3। देन अब हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी, इसके लिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू ये जो हमारा हो जाएगा हाफ, ऐसे देखिए जब इस एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एक इक्वेशन परफॉर्म होगी, वो पूरी की पूरी इक्वेशन हम लोग नोट कर देंगे। ये आएगा U इज इक्वल टू देखिए 1/2E, 1/2 और ये ऑब्लिक में E1 E2 ET की जगह यदि हम E ले लें तो ये हमारा E कॉमन हो जाएगा, 1/2E कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा देखिए ये सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा जब इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिए सिग्मा स्क्वायर था तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। एक इक्वेशन आपकी ये निकल के आती है, इसे याद रखिएगा, चाहे ये सब आपको ना याद रहे, ये आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आएगी जब मल्टी डायरेक्शन स्ट्रेस, यहाँ 3 डायरेक्शनल स्ट्रेस हम ले रहे हैं, मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेस के लिए U मैक्सिमम की वैल्यू 1/2E इज इक्वल टू आपको पता है स्ट्रेन है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। अब हम लोग इसे कंपेयर कराएंगे अपने थ्योरी ऑफ फेल्योर से। कंपेयर का मतलब अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक स्पेसिमेन लेंगे, उस स्पेसिमेन की जो अगर ये डक्टाइल मटेरियल का लेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ आएगी, ब्रिटल मटेरियल का लेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी। तो अदर के लिए हम लोग डक्टाइल लिए थे, इसको भी डक्टाइल ले लेते हैं। डक्टाइल ले लेंगे तो उस स्पेसिमेन की जो यील्ड स्ट्रेंथ आएगी हमेशा उस यील्ड स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ इस मशीन कंपोनेंट के स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, तभी मटेरियल हमारा सेफ होगा। अदरवाइज इस मशीन कंपोनेंट की स्ट्रेंथ अगर उस स्पेसिमेन के स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगी तो ये मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा। इतना राइट डाउन करिए, फिर हम लोग उसको भी नोट करके करते हैं। चलिए इसे अब हम लोग मिटाते हैं, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ पर चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं। चलिए अब जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो
ऐसे देखिएगा, U मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी ऑफ मशीन कंपोनेंट इज इक्वल टू, जब किसी मशीन कंपोनेंट की मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी U मैक्सिमम ऑफ स्पेसिमैन। जो हम लोग एक स्पेसिमैन लेंगे, उस स्पेसिमैन की जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगी अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ पर, अगर उसके बराबर इस मशीन कंपोनेंट की एनर्जी हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ये हमारा फेल कर जाएगा। अब हमें सेव करना है, तो यहाँ से देखिए, फॉर सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन के लिए हमेशा U मैक्सिमम ऑफ मशीन कंपोनेंट इज लेस देन, हमेशा कम रखना पड़ेगा U मैक्सिमम ऑफ स्पेसिमैन। अब कितना कम रखना पड़ेगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे देखिएगा, U मैक्सिमम ऑफ मशीन एलिमेंट हमारा कितना आया था, ये आया था 1/2E। U मैक्सिमम तो यही आया था ना, इस मशीन कंपोनेंट का जो मैक्सिमम U आया था स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन यही आई थी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/2E कोष्टक में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, है ना, माइनस, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये माइनस आपका इसके साथ लगेगा, माइनस 2 म्यू कोष्टक में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1, है ना। ये हमारा हो जाएगा, ये तो हो गया U मैक्सिमम ऑफ मशीन कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट का मैक्सिमम U हो गया। ये हमेशा लेस देन होगा किससे, SYT का स्क्वायर अपॉन 2E। इस इक्वेशन को आपको याद करना होगा। ये जो होगा थ्योरी ऑफ फेल्योर को जब हम सेव करेंगे, थ्योरी ऑफ फेल्योर को सेव करेंगे तो 1/2E, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे देखिए। पहले वाले केस में हम लोग क्या लिए थे, SYT अपॉन FOS लिए थे, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस था, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए था, SYT अपॉन FOS लिए थे, है ना। अब दूसरे वाले में हम लोगों ने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए SYT अपॉन 2 इंटू FOS लिए थे। तीसरे केस में हम लोग क्या लेंगे, SYT का स्क्वायर अपॉन 2E ले लेंगे। अब यहाँ पे FOS, अगर इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर FOS ले लेंगे। जब लेस देन या इक्वल टू को लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1, और ये हो गया बराबर, जब ये साइन लगाएंगे तो SYT स्क्वायर अपॉन 2E इंटू FOS हो जाएगा, और 2E से 2E हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी। नई इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो ऐसे बनेगी, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए SYT का स्क्वायर अपॉन FOS, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इस स्क्वायर को पूरा लगा देते हैं, सिग्मा SYT अपॉन FOS का स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। इस तरीके से एक इक्वेशन आपकी ये मिल जाती है सेफ कंडीशन के लिए। ये हमारी हो जाती है
फॉर सेफ डिजाइन, ऐसे देखिए अलग कलर से, ये हो जाएगा फॉर सेफ डिजाइन। इस कंपोनेंट के सेफ डिजाइन के लिए जो हमारी इक्वेशन मिलेगी ये मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहें तो उसके लिए देख लीजिए, चलिए इसे रिमूव कर देते हैं, या यहाँ पे देख लीजिए ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए दोनों का, पिछले वाले का ग्राफ तो आपको याद होगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए आपका ग्राफ कैसा बनता था, इस तरीके से बनता था। ये वाला ग्राफ आपका बनता था मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। दूसरा वाला ग्राफ मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस था, देखें एक तरफ ये ब्लॉक बनता था, एक तरफ ये, और ये दोनों ब्लॉक आपस में मैच कर जाते थे। ये हमारा बनता था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। अब थर्ड हमें ग्राफ बनाना है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, या इसी को बोलते हैं हेक्स थ्योरी के लिए कैसा ग्राफ बनेगा। चलिए उसके लिए हम लोग देख लेते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ किसका है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब इसी इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, तो चलिए देखते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का स्क्वायर। ऐसे देखिए ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू, ये हमारा रहेगा कोष्टक में माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी का स्क्वायर। अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हटा देंगे क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे देखिए ग्राफ आपका किस पे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस पे बनता है, दो कोऑर्डिनेट पे बनता है। तो तीसरे कोऑर्डिनेट को हमें 0 मानना पड़ता है। तो इसीलिए जब तीसरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो तीसरा स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे मानेंगे, जब सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ओनली 2 कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू 0 रखेंगे। देन ये इक्वेशन बनेगी सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू, जहाँ जहाँ सिग्मा 3 होगा वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा, 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, और देखिए ये भी 0 ये भी 0 इज इक्वल टू एस वाई टी का स्क्वायर। और ये आपको एक कैसी इक्वेशन दिखाई देगी, इलिप्स दिखाई देगा। दिस इज ए इलिप्स इक्वेशन, ये हमारा दिखाई देगा इलिप्स। देखिए यहाँ से आप मिलाएंगे तो एक आपको इलिप्सिकल यानी कि पैरा मतलब इलिप्स एक इक्वेशन आपको मिलेगी। तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, और इलिप्स आपका कैसा बनता है वो देखिए इस तरीके से बनेगा। इसमें इलिप्स आपका कुछ ऐसा बनता है ना, जिसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलेगी ये प्लस एस वाई टी मिलेगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी माइनस एस वाई टी मिलेगा, यहाँ पर जो वैल्यू, और यहाँ पर प्लस एस वाई टी माइनस एस वाई टी। इसके अंदर का जितना भी रीजन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेफ रीजन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारा पॉइंट है तो मैक्सिमम सेफ होगा, इधर है तो मिनिमम सेफ होगा, और बॉर्डर पे हम क्या ले लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से 1 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एस वाई टी के बराबर हो जाएगी। इसीलिए ग्राफिकल एनालिसिस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का जो ग्राफ बनता है
वो कैसा बनेगा, इलिप्स बनेगा, है ना, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसे देखिए, थर्ड हमारी थ्योरी ऑफ फेल्योर निकल गई। इसमें आपको जो याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है और इस ग्राफ को याद रखना है, बस 3 चीज़ याद रखिएगा, केवल ये ज़रूरी है। अब इसे नोट करिए, फिर फोर्थ थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग फोर्थ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। चलिए फोर्थ थ्योरी स्टार्ट करते हैं, और फोर्थ थ्योरी हमारी जो होगी वो होगी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। फोर्थ हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। आइए, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टॉर्शन करने में कितना मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, उसमें इसे हमें सेव करना है। इसे हम लोग वॉन माइसेस थ्योरी के नाम से जानते हैं, वॉन माइसेस थ्योरी। देखिए इसका सेकंड नाम भी आपको जानना ज़रूरी होता है, हर थ्योरी का एक दूसरा नाम भी है। इसका नाम हमारा है वॉन माइसेस थ्योरी। ये थ्योरी हमारी क्या होगी, डिस्टॉर्शन एनर्जी, किसी को जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितने मैक्सिमम एनर्जी पे डिस्ट्रॉय होता है, उस थ्योरी पे हम लोग इसे वर्क कर रहे हैं। जब कोई स्पेसिमैन है, उस स्पेसिमैन को जिस मैक्सिमम एनर्जी पे डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमेशा अपने वर्किंग मशीन एलिमेंट को जितने एनर्जी पे हमारा स्पेसिमैन टूटा हुआ था उससे कम एनर्जी पर वर्किंग करेंगे, तो ये हमारा मशीन कंपोनेंट सेफ रहेगा। यही थ्योरी हमारी कहलाती है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अब कोई भी कंपोनेंट देखिए फेल कैसे होता है। सपोज करिए कि एक कंपोनेंट है, उस पर जो डिफॉर्मेशन होगा, यदि हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करें तो कोई कंपोनेंट है वो 2 तरीके से फेल होगा। यदि पहला कंपोनेंट मान लीजिए ऐसा हो, इस साइज का हो, और जब वो फेल करके अपने शेप और साइज को बढ़ा दे, या तो बढ़ा दे या घटा दे। जब टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो ये अपने साइज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो घटा देगा। तो पहला ये जो फेल्योर मिलता है, ये हमारा चेंज इन साइज मिलता है, चेंज इन साइज। पहले जो साइज था और बाद का जो साइज था, दोनों में परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसे हम बोलते हैं। और ये हमारा होता है सभी दिशाओं में अगर स्ट्रेस लगेगा तो एक्स, वाई और जेड तीनों दिशाओं में चेंज करेगा, 3 डायरेक्शन में। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि वो मटेरियल ऐसा रहा हो और यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस लगा दें तो मटेरियल हमारा कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और जब ऐसा मटेरियल हो जाएगा तो उस समय यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये हमारा अपने शेप को बदल दिया। देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप था, रेक्टेंगुलर शेप ये बढ़ा के बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप था और ये हमारा अपने शेप को बदल दिया है। तो इसे हम कहेंगे चेंज इन शेप,
और किसी भी चीज़ का शेप तब बदलेगा जब उसे हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ेंगे तभी तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं शेप ही हमारा क्या होगा, ड्यू टू डिस्टॉर्शन। अब इसे देखें, इसके साइज को बढ़ाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई थी उसे हम लोग बोलेंगे UV। इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। और इसको तोड़ने में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई थी उसे हम लोग बोलेंगे US। ये हमारा था डिस्टॉर्शन एनर्जी, या US बोल दें या इसे UD भी बोल सकते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी। तो इस तरीके से दो टाइप का डिफॉर्मेशन हमें मिलता है किसी भी बॉडी पे जब स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं। पहला उसका शेप बढ़ जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा लेकिन शेप वही रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे चेंज इन साइज। और साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देन अगर उसका शेप, पहले ये शेप था अब ये शेप हो गया, नीचे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया था, फिक्स करके रखा था, तो अब चेंज इन शेप जो होगा वो किसकी वजह से होता है, डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। तो ये दोनों हमारे मेन इम्पॉर्टेंट होते थे जब किसी भी मटेरियल को हम लोग डिस्टॉर्शन एनर्जी से लगाते थे। अब इसकी बात करते हैं, इसकी जो बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी यही होती है, इसे जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी इसे डिस्ट्रॉय करने में, वही तो डिस्टॉर्शन एनर्जी कहलाएगी। ऐसे देखिए, ये हमारा होगा स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन। इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, इसे जब डिस्ट्रॉय करेगी तो जितना एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। और ये किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है, एक का वॉल्यूम बढ़ा रही है और एक का शेप चेंज कर रही है। यदि टोटल स्ट्रेन एनर्जी U की बात करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी लग रही थी UV, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लग रहा था, प्लस US यानी कि शियर स्ट्रेन, मतलब इसके शेप और साइज को चेंज कर रहा था। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, ये तो हमारा हो गया एक डायरेक्शन में जब हम स्ट्रेस को लगा रहे थे, तो उसके लिए हमारा ये चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप हो रहा था। और देखिए, ये यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस था। अब अगर हम लोग बाई डायरेक्शनल और ट्राई डायरेक्शनल लें तो उसके लिए चलिए देखिए, मान लीजिए कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस हमारा लग रहा हो, तो उसे हम कहेंगे इन केस ऑफ, जैसे ये आपका एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा था और इसे डिफॉर्म कर रहा था, तो एक साथ हम लोग तीनों डायरेक्शन के लिए ले लेते हैं। इन केस ऑफ ट्राई एक्सियल, जब लोड लगाएंगे तीनों डायरेक्शन में तो स्ट्रेस जनरेट होगा, उसीलिए हम कहेंगे इन केस ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग। यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन एनर्जी निकल के आएगी UD इज इक्वल टू मैक्सिमम, UD इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी। अब ये UD का एक फार्मूला याद रखिएगा, जो UD बराबर होता है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ये होता है 1 प्लस म्यू अपॉन 3 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। एक इक्वेशन आपको मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का याद रखना होगा जब ट्राई एक्सियल लोडिंग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाता है।
अब अगर इस कंपोनेंट को सेव करना है तो हमेशा इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसके बराबर अगर एक हम लोग स्पेसिमेन ले लें तो उस स्पेसिमेन के डिस्टॉर्शन एनर्जी से कम होना चाहिए। अगर देखिए ऐसे देखिएगा, इफ यूडी मतलब डिस्टॉर्शन एनर्जी ऑफ मशीन कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाए डिस्टॉर्शन एनर्जी ऑफ स्पेसिमेन, देन ये मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अब हमें सेफ डिजाइन करना है तो सेफ डिजाइन के लिए फॉर सेफ डिजाइन ऐसे देखिए, यूडी ऑफ मशीन कंपोनेंट इज लेस देन, हमेशा कम रखेंगे डिस्टॉर्शन एनर्जी ऑफ स्पेसिमेन। कितना कम रखेंगे, चलिए उसे इक्वेशन से हम लोग देख लेते हैं। इसे रिमूव किया जाए, इसका कोई काम नहीं है। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकाल लें कि वो हमारा सेफ रखने के लिए कितना मिनिमम रखते हैं। तो एक इक्वेशन देखिएगा, इस तरीके से प्लॉट होता है। इसको हमेशा, इस वाली इक्वेशन को हमेशा लेस रखेंगे जो स्पेसिमेन का डिस्टॉर्शन एनर्जी आएगा। तो कितना लेस रखेंगे वो देखिए, ऐसे देखिएगा, इक्वेशन आपकी बनेगी 1 प्लस म्यू अपॉन 3, 1 प्लस म्यू अपॉन 3e, यहाँ पे कैपिटल ई होता है, 1 प्लस म्यू अपॉन 3e रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोष्टक में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, और ये एक बड़ा कोष्टक हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये जो बराबर रखेंगे एस वाई टी मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा इक्वेशन को, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और यील्ड स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है उसे यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि इसके पहले लिए हुए थे। अब अगर इसे हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो वहाँ पर क्या होगा, इन ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा, ग्राफिकल एनालिसिस हमारी किस पे होगी, 2D पे होगी। आपको पता है ये सिग्मा, मान लीजिए x y, तो z आपका 0 होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो उस समय ये जो इक्वेशन हमारी बन के आएगी, देन 1 प्लस म्यू अपॉन 3, ये एक कांस्टेंट होता है, इसे आप चाहे तो हटा भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 तो आपका 0 हो गया। इसको ऐसे नोट करिए, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, माइनस में जो बचेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्योंकि ये सारा सिग्मा 3 वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एस वाई टी का स्क्वायर अपान एस वाई टी अपान एफ ओ एस का स्क्वायर। अब हम बाउंड्री लाइन पे डिस्कस करते हैं। इन बाउंड्री लाइन हर केस के लिए वही था, या फॉर बाउंड्री लाइन
एफ ओ एस इज इक्वल टू 1। बाउंड्री लाइन पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 होता है। जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, चाहे इसको हटा भी दें तो सिग्मा 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, फिक्स रहते हैं इसकी वैल्यू, प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी का स्क्वायर। एफ ओ एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या दिखाई देगा, एक इलिप्स दिखाई देगा। इलिप्स दिखाई देगा तो इस पर भी हम लोग, अच्छा देखिए, एक बार सिग्मा 1 बराबर 0 ले लें, एक बार सिग्मा 2 बराबर 0 ले लें। सिग्मा 1 बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए एस वाई टी की वैल्यू कुल मिलाकर एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, और एस वाई टी की वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे। मतलब सिग्मा 1 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी एस वाई टी के स्क्वायर आएगी। ऐसे देखिए सिग्मा 1 0 रखेंगे तो ये 0 ये हो जाएगा सिग्मा 2 का स्क्वायर बराबर एस वाई टी का स्क्वायर, या इसे हम कहेंगे सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी। जब ये एस वाई टी पॉजिटिव होता है तो ये हमारा किसके लिए होता है, टेंसाइल के लिए होता है। और अगर हम लोग सिग्मा 2 बराबर माइनस एस वाई टी ले लें तो ये हमारा किसके लिए होता है, कंप्रेसिव के लिए होता है। सिमिलर जब सिग्मा 2 की वैल्यू 0 ले लेंगे, सिग्मा 2 0 सिग्मा 2 0, तो इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा 1 का स्क्वायर बराबर एस वाई टी का स्क्वायर बराबर सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी हो जाएगा। देन जब पॉजिटिव रहेगा तो ये किसके लिए रहेगा, टेंसाइल, और जब सिग्मा 1 बराबर माइनस एस वाई टी ले लेंगे कंप्रेसिव। तो इस तरीके से हो गया। अब एक बार देखिए सिग्मा 1 प्लस एस वाई टी मान लीजिए यहाँ तक आएगा, सिग्मा 1 माइनस एस वाई टी मान लीजिए यहाँ तक आएगा, इसे हटा दे रहे हैं, और सिग्मा 2 प्लस एस वाई टी यहाँ तक माइनस एस वाई टी यहाँ तक, और इसे जब हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से एक इलिप्स आपका बन जाएगा। तो ये भी आपका इलिप्स बनेगा और ये आपकी क्या बनेगी, बाउंड्री रीजन बनेगा। यहाँ पर एफ ओ एस इज इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर मटेरियल को डिजाइन करेंगे तो मैक्सिमम सेफ कंडीशन में होगा, तो इसीलिए ये आपकी हो जाएगी बाउंड्री। लेकिन अच्छा इसके पहले वाले केस में भी आपने देखा था मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और इसके पहले मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, दोनों में आपका इलिप्स ही बन रहा है। ये याद रखिएगा, डिस्टॉर्शन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का जो ग्राफ बनता है वो सेम बनता है, लेकिन साइज अलग अलग हो जाता है। साइज अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके लिए एस वाई टी की वैल्यू कुछ और आएगी, हो सकता है यहाँ से जाए यहाँ से जाए, तो इसीलिए क्या होता है, शेप भले ही चेंज हो सेम हो लेकिन साइज इनका चेंज हो जाता है। तो नोट पॉइंट करके देख लीजिए, द शेप ऑफ ग्राफ, द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ किसके लिए, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी आर सेम। दोनों के ग्राफ का एक मतलब ग्राफ सेम होगा बट साइज आर डिफरेंट, बट साइज आर डिफरेंट। तो इस तरीके से थर्ड और फोर्थ आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर इक्वेशन बन गया। चलिए एक छोटा सा फिफ्थ थ्योरी ऑफ फेल्योर है, इसे और इसे पूरा राइट डाउन करिए, फिर पांचवा और लास्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर हम लोग
डिस्कस कर लेते हैं। इसे नोट करिए आप लोग। चलिए इसे मिटाते हैं, उधर का नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, इसी को हम लोग सेंट वेनेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेंट वेनेंट थ्योरी, सेंट वेनेंट थ्योरी या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसके लिए सिंपल सा हम लोग एक इक्वेशन प्लॉट करके सॉल्व कर लेते हैं। बस केवल इक्वेशन आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे देखिएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इट मीन्स हुक्स लॉ, इलास्टिक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यदि मान लीजिए ई मैक्सिमम आपका हो जाए, अब किसके लिए? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब कोई ऑब्जेक्ट हम ले लें, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, इसका मतलब हमने इसको क्या लिया है? मल्टी डायरेक्शन, मतलब हमने इसको क्या लिया है? ट्राई एक्सियल लोडिंग के लिए। ये हमारा है ट्राई एक्सियल लोडिंग। अब ट्राई एक्सियल लोडिंग है, जब सिग्मा 1 लगेगा तो एप्सिलॉन 1 निकलेगा, है ना, सिग्मा 1 अपॉन ई। सिग्मा 2 लगाएंगे तो सिग्मा एप्सिलॉन 2 लगाएंगे, सिग्मा 2 अपॉन ई। एप्सिलॉन 3 लगाएंगे, सिग्मा 3 अपॉन ई। इस तरीके से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमारा निकल के आएगा। तो अब इन तीनों में मान लीजिए सिग्मा 1 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और ये मिनिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाए। केस 1 ऐसा हो सकता है, केस 1, 2 एंड 3। सेकेंड केस आपका क्या हो जाए? ये मिनिमम रहे, ये मैक्सिमम हो जाए और ये मिनिमम रहे। केस थर्ड आपका हो सकता है, ये मिनिमम रहे, ये मिनिमम रहे और ये मैक्सिमम हो जाए। दैट मीन्स 3 केस आपको मिल सकते हैं। पहला केस आपका देखिए, एप्सिलॉन 1 मैक्सिमम हो जाए। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये मशीन कंपोनेंट का एप्सिलॉन है, इसे हमेशा किससे लेस देन रखेंगे? इसके बराबर एक स्पेसिमेन लेंगे, उस स्पेसिमेन की जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ होगी उससे कम रखेंगे, और जब ये सेफ हो जाएगा तो ये दोनों सेफ रहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू वाला है। जब ज़्यादा वैल्यू वाला सेफ होगा तो कम वैल्यू वाले दोनों ऑटोमेटिक सेफ रहेंगे। केस सेकंड में इसको सेफ करना है, जब ये सेफ हो जाएगा तो ये दोनों हमारे सेफ रहेंगे। केस थर्ड में इसको सेफ करना है, जब ये सेफ रहेगा हमारा तो ये दोनों भी सेफ रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसी को हमें सेव करना है। इसीलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं ई मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3
इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन ई इंटू एफ ओ एस। ये इक्वेशन आपको याद रखनी, सीधे मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी। अब इन तीनों में जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसके पहले जो हमारा आता था एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर हम लोग लेते थे। इसके पहले नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम लोग लेते थे एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस लेते थे। शियर स्ट्रेस के लिए हम लोगों ने लिया था एस वाई टी अपॉन 2 एफ ओ एस। उसके बाद हम लोगों ने दो इक्वेशन के लिए सेम था, और फिफ्थ इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा एस वाई टी अपॉन ई इंटू एफ ओ एस। चलिए, अगर सबका अलग अलग देखें, सेफ रीजन के लिए, फॉर सेफ रीजन सबका अलग अलग हम लोग एप्सिलॉन निकालें तो एक फार्मूला आपका आता है, ऐसे देखिएगा, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। और दूसरे के लिए, अच्छा ये फार्मूला आपका तब आएगा, इसे पहले हटा दीजिए तब आपको समझ में आएगा, जब हम लोग इवन इट एप्सिलॉन 1 बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये वैल्यू आती है एप्सिलॉन अपॉन 2 माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 ई माइनस म्यू 3 एप्सिलॉन 3 अपॉन ई। इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे देखिएगा एप्सिलॉन 2 निकालना चाहें तो एप्सिलॉन 2 के लिए ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस ये आपका म्यू 2 हो जाएगा और म्यू 3 सिग्मा 3 अपॉन ई। सिमिलर इसी तरह अगर हम लोग एप्सिलॉन 3 निकालें तो सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू 1 सिग्मा 1 अपॉन ये म्यू 1 रहेगा क्योंकि सिग्मा 1 है, म्यू 1 सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू 2 सिग्मा 2 अपॉन ई। देखिए 1 के लिए सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू 2 सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू 3 सिग्मा 3 अपॉन ई। एप्सिलॉन 2 के लिए सिग्मा 2 अपॉन ई। फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं, यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल की नहीं बात कर रहे हैं, एक साथ निकाल दे रहे हैं। तो अब ये हो गया सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू 1 सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू 3 सिग्मा 3 अपॉन ई। सिमिलर ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग ट्राई एक्सियल लोडिंग में मान लिए सिग्मा 3 को 0 मान लें ग्राफिकल एनालिसिस के लिए, फॉर ऐसे देखिएगा इफ सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, जो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आएगी वो सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस ये 3 इसकी वैल्यू 0 हो गई है माइनस म्यू 2 सिग्मा 2 अपॉन ई। एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू 1 सिग्मा 1 अपॉन ई। ये इसकी वैल्यू तो हमारी 0 ही है। इस तरीके से अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को यदि हम लोग 1 मान लें, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को म्यू मान लें, इफ म्यू 1 बराबर म्यू 2 बराबर म्यू 3 बराबर म्यू, देन ये हमारा यहीं से हो जाएगा म्यू म्यू और म्यू। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी परफॉर्म हो जाएगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार सिग्मा 1 को ग्रेटर ले लें, एक बार सिग्मा 2 को ग्रेटर ले लें, तो ये हमारा एक ग्राफ प्लाट हो जाएगा। चलिए प्लाट कर लेते हैं। इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये ध्यान रखिएगा।
मतलब मेन इक्वेशन आपकी ये रहेगी और इसके बाद ग्राफ। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग 1 और 2 को ग्रेटर और लेस करा के कंपेयर करा लेते हैं। चलिए फॉर ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ जब हम लोग ड्रा करेंगे तो उसके लिए देखिएगा, ये ग्राफ आपका 2D होता है, y y x x। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, E1 को ग्रेटर ले लें, फिर E2 को ग्रेटर ले लें। भाई इन तीनों में एक को तो हमने 0 मान लिया, अब ये 2 बचे हुए हैं, एक बार इसको मिनिमम ले लें, इसको मैक्सिमम, और एक बार इसको मैक्सिमम ले लें, इसको मिनिमम ले लें, तो हमारा सेफ रीजन निकल जाएगा। तो ऐसे देखिए, केस फर्स्ट, मान लीजिए E1 एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर लेस दैन, या ग्रेटर ले लें पहले, ग्रेटर दैन एप्सिलॉन 2। तो एप्सिलॉन 1 जब ग्रेटर लेंगे तो ये हमारा एप्सिलॉन 1 को सेव करना होगा सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन ई। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्यों 1 ले लेंगे, क्योंकि हम उसकी बाउंड्री रीजन को सर्च कर रहे हैं, और बाउंड्री रीजन पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लेंगे तो एप्सिलॉन 1 2 3 एस वाई टी अपॉन ई हो जाएगा। देन यहाँ से एप्सिलॉन 1 को ग्रेटर लेंगे तो इसको हमेशा इसके बराबर कर लेंगे, तो ये दोनों हमारा सेफ रहेगा। एप्सिलॉन 1 की वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। तो यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ई कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी। एक बार आपका प्लस में एस वाई टी होगा तो ये हो जाएगा कम टेंसाइल के लिए, और जब आपका सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एस वाई टी कंप्रेसिव के लिए। सिमिलर इसी तरह दूसरा केस हम लोग डिस्कस कर लें, केस सेकेंड। एक बार एप्सिलॉन 1 को हम लोग ग्रेटर लिए थे, अब की बार एप्सिलॉन 2 को ग्रेटर ले लें एप्सिलॉन 1 से। तो ये हमारा एप्सिलॉन 2 जब ग्रेटर ले लेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी है, देखिए सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लेंगे तो एस वाई टी अपॉन ई, क्योंकि बाउंड्री रीजन पे हम लोग निकाल रहे हैं। ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी। एक बार एस वाई टी हमारा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और एक बार एस वाई टी हमारा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। एस वाई टी हमारा ये टेंसाइल और सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी माइनस इज इक्वल टू माइनस एस वाई टी कंप्रेसिव। तो एक बार आपका टेंसाइल में हो जाएगा एस वाई टी और एक बार कंप्रेसिव में हो जाएगा। टेंसाइल में पॉजिटिव और कंप्रेशन में नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग ग्राफ पे रख लेते हैं और अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ आपका इसमें कैसे प्लॉट होगा, एक बार टेंसाइल की वैल्यू रखेंगे, फिर कंप्रेसिव की, फिर टेंसाइल की, फिर कंप्रेसिव की। तो जब इसकी वैल्यू रखते हैं
तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन देखिए ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सपोज करिए एक वैल्यू आपकी इस तरीके से जाए, मान लीजिए एक वन लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाए। देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ऐसा देखिए। सपोज करिए कि एक वैल्यू बहुत अपर हो जाए और एक लोअर हो जाए, तो ऐसी चली जाए एक लाइन, है ना। और एक वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाए और यहाँ पे हो जाए, तो ऐसी चली जाए। देखिए एक वैल्यू आपकी ऐसी चली जाए, दूसरी वैल्यू आपकी एक ग्राफ यहाँ पे हो जाए और एक वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाए। तो जब इसको हम लोग मैच कराएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ। सिमिलर ये थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए, तो एक ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। जब इसको हम लोग ले जाएंगे तो ये ऐसे ये जाएगा। अब देखिए चारों पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है, इसमें एक रीजन बनता है जहाँ से देखिए कट यहाँ से और यहाँ से कटा है, तो इसका एक रीजन हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। बस इसे आपको ग्राफ का केवल चित्र याद रखना है कि किस तरीके से ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपका जब सेफ काट के हम बनाएंगे, सेफ अलग से जब हम लोग बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ से क्या होता है, ऐसे आता है और यहाँ से देखिए ऐसे घूम के ऐसे जाता है ना। मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे इस तरीके का आपका ग्राफ ये प्लॉट होता है। जो मैक्सिमम सेफ रीजन आपको दिखाई देगा वो यहाँ पे सेफ रीजन दिखाई देगा। बस ग्राफ का फिगर आपको याद रखना है। ये आपका बाउंड्री लाइन होती है और बाउंड्री लाइन पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लेते हैं। बाउंड्री लाइन से अंदर आने पर मटेरियल हमारा ज़्यादा सेफ होता है। जैसे कि मैंने छत वाला एग्जांपल आपको लेके बताया था कि आप छत के बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े होकर और नीचे देखिए, आपके वहाँ पे ज़रा सा भी हवा का झोंका चलेगा तो आपके गिरने के चांसेस एकदम 100% हैं। लेकिन आप बहुत पीछे हट के आप बीचों बीच छत पे खड़े हो जाइए तो कितनी भी तेज़ हवा आएगी आप नीचे नहीं गिरेंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ की डिज़ाइन हम बाउंड्री लाइन पर नहीं करते हैं, बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा अंदर यहाँ पे करते हैं। ये जो इतना डिस्टेंस हमें मिलता है इसी को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इसी की वैल्यू हम लोग लगभग 2 के अप्रॉक्स रखते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा पांचों डायग्राम थ्योरी ऑफ फेल्योर का और 5 इक्वेशन। 5वीं इक्वेशन आपको ये वाली याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। अब एक नोट पॉइंट आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग 2 मटेरियल को लेते थे, एक डक्टाइल और एक ब्रिटल, तो अभी हम लोगों ने डक्टाइल मटेरियल के लिए पूरी डिजाइनिंग की। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि ये पांचों थ्योरी किस मटेरियल पे कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी। डक्टाइल के लिए कौन सी अप्लाई होगी और ब्रिटल के लिए कौन सी अप्लाई होगी। तो चलिए इसे नोट करिए और उसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट आपको डिसाइड करते हैं यहीं पे। इसे रिमूव करते हैं और यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको बताते हैं कौन सी थ्योरी कब अप्लाई होगी। ब्रिटल के लिए कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी और डक्टाइल के लिए कौन सी अप्लाई होगी। अच्छा देखिए, जब ब्रिटल मटेरियल की बात कर दें, फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटल मटेरियल हमारा किस में फेल होगा। हमेशा ब्रिटल मटेरियल आपका टेंसाइल में कमज़ोर होता है, टेंसाइल में ही वो फेल कर जाता है। जब ब्रिटल मटेरियल मान लीजिए इस तरीके से हो, अगर उस पर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा। और ब्रिटल मटेरियल आपका कहाँ पे फेल होता था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम जो ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ होती थी वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे होती थी। अगर कंप्रेशन में लेंगे तो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके ऊपर जाने पर मटेरियल आपका फेल करता था ब्रिटल। और डक्टाइल मटेरियल आपका
यील्डिंग पे फेल होता था, यील्ड स्ट्रेंथ, इन टेंशन कह सकते हैं या इन कंप्रेशन। लेकिन अभी हम लोग मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल लिए हैं, तो ब्रिटल मटेरियल में जो आपका फेल्योर होगा वो किस में फेल्योर होगा, कंप्रेशन में होगा कि टेंसाइल में होगा। तो ब्रिटल मटेरियल आपका टेंसाइल में कमज़ोर होता है और कंप्रेशन में मजबूत होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल की ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन को आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए तो मशीन के फाउंडेशन वगैरह कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब एक बात बताइए, जिस चीज़ की स्ट्रेंथ, मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल की, ऐसे देखिएगा UCS कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाए U, और ये हमारा हो जाए TS टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाए, और ये हमारा हो जाए UST शियर स्ट्रेंथ हमारी हो जाए। अब शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सपोज करिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 100 किलो पास्कल हो और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर होगी तो लगभग 50 किलो पास्कल मान लीजिए, और शियर स्ट्रेंथ आपकी सबसे ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल कंप्रेसिव में लोड को बियर कर लेता है, तो 100 से कम ही मान लेते हैं इसको, 70 किलो पास्कल। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसको सेव करना ज़रूरी है। अगर हम लोग 100 किलो पास्कल को सेव कर लें, हमारा मटेरियल 100 किलो पास्कल पर अगर मशीन कंपोनेंट हमारा वर्क कर जाए तो 50 किलो पास्कल और 70 किलो पास्कल पर तो वर्क करेगा ही। इसीलिए उस कोई भी मटेरियल का जो मशीन कंपोनेंट होता है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो ब्रिटल मटेरियल होगा इसकी मान लीजिए UC का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अंडर कंप्रेशन, या USC, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इज SUS देन SUT। ब्रिटल मटेरियल हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, शियर स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा होगा। इसीलिए ब्रिटल मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी हमारी इसके लिए सूटेबल होती है। क्यों सूटेबल होगी, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग सेव कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस को सेव करते तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपकी लगती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब इसमें हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस को सेव करना है तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसीलिए ब्रिटल मटेरियल को ऐसे देखिएगा, फॉर ब्रिटल मटेरियल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज सुटेबल। ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी हम लोग लगाते हैं और कोई थ्योरी नहीं लगाएंगे। अब आइए डक्टाइल मटेरियल की बात कर लेते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल अब देखिए डक्टाइल मटेरियल जो होता है, नेचर अगर डक्टाइल में होगा तो मान लीजिए यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस लगाएं, टाउ लगाएं, तो ये आसानी से शियर कर जाएगा। डक्टाइल मटेरियल की शियर स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ बराबर होती है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर डक्टाइल मटेरियल शियर स्ट्रेस इज लेस, है ना, शियर स्ट्रेंथ कह लीजिए या स्ट्रेस कह लीजिए इज लेस एंड
टेंसाइल कॉमा कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल, है ना। डक्टाइल मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल होती है और शियर स्ट्रेस आपका लेस होता है। तो इसमें क्या होगा, जब इसकी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो ऐसे देखिएगा, SYT मतलब यील्ड स्ट्रेंथ। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग इसके लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते थे और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो SYT इज इक्वल टू SYC इज ग्रेटर दैन SYS। इसका मतलब हो गया डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन इज इक्वल टू होगा यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, ग्रेटर देन होंगे, ये दोनों ग्रेटर देन होंगे यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। तो अब डक्टाइल मटेरियल को डिजाइन करना हो तो या तो हम लोग ऐसा देखिएगा, टेंसाइल से कर सकते हैं या कंप्रेसिव से कर सकते हैं। तो इसके लिए नोट पॉइंट करके देख लीजिए, नोट पॉइंट करके देख लीजिए। फॉर डक्टाइल मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी आर अप्लाई। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग डियर दो थ्योरी को हम लोग अप्लाई करते हैं। पहली हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मतलब इसे हम लोग ऐसे देखें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ये हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए इतनी थ्योरी हम लोग अप्लाई करते हैं और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग एक थ्योरी अप्लाई करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो ये हमारा होता है कौन सी थ्योरी हम लोग कब अप्लाई करते हैं। एक और नोट पॉइंट देख लीजिए, लास्ट पॉइंट, चलिए एक नोट पॉइंट और देख लीजिए लास्ट। इसमें केवल हम बस ऐसे नोट करके बता दे रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, देखिए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी आर मोर accurate but maximum shear stress theory maximum shear stress theory are simple, easy and safer. easy and सेफर। ये कह रहा है जब हम लोग शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा देखें, जब सिंपल, इजी और सेफ की बात करेंगे तो वो शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है, लेकिन डिस्टॉर्शन एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है। अब एक्यूरेट का मतलब जैसे 9.999 एकदम एक्यूरेट वैल्यू देगी, लेकिन हो सकता है ये 9.985 ऐसे इस तरह से दे दे। बट इजी कौन होगा? शियर स्ट्रेस थ्योरी होगा।
तो हमें क्या करना है, अगर समय बचाना है और सिंपल तरीके से करना है तो शियर स्ट्रेस थ्योरी के माध्यम से कर लेंगे। और सेफ भी आपका यही ज़्यादा देगा। कैसे सेफ देगा उसको भी देखिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। शियर स्ट्रेस थ्योरी आपकी जो होती है, ताऊ मैक्सिमम बराबर जो हम लोग डिजाइन करते थे SYT/2 × FOS से डिजाइन करते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और आपका डिस्टॉर्शन एनर्जी जो होता था σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर प्लस σ3 का स्क्वायर माइनस σ1 σ2 σ2 σ3 σ3 σ1 इज इक्वल टू होता था SYT का स्क्वायर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब कोई डेटा अगर इस इक्वेशन में रखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी SYT/FOS रख दिए, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ σ1 σ2 σ3 को इतनी जगह इतनी क्रिटिकल इक्वेशन में रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए ये मोर एक्यूरेट आपका देगा तो, लेकिन ये टफ होगा, क्रिटिकल होगा, और ये सिंपल होगा और सबसे सेफर होगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी इज मोर कंजर्वेटिव। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी इज मोर कंजर्वेटिव, मतलब ज़्यादा टाइम कंजर्व करेगा, इसीलिए इसे मोर कंजर्वेटिव बोलेंगे। और ये हमारा लेस कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, सेफ क्यों होगा ये देख लीजिए। मान लीजिए एक डायग्राम हम लोग बनाते थे, ये आपका कैसा डायग्राम बनता था, इलिप्स डायग्राम बनता था। और ये आपका कैसा डायग्राम बनता था, देखिए ऐसे, सपोज करिए एक इस तरीके का डायग्राम बनता था और एक आपका इस तरीके का बनता था, ऐसे ऐसे और ऐसे। अच्छा, दोनों डायग्राम में देखिए, डायग्राम 1 में अगर कोई मटेरियल यहाँ पर है, सपोज करिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कोई मटेरियल हम यहाँ पे लेके डिजाइन कर रहे हैं तो ये 1 वाला भी इसे सेव कर दे रहा है, 2 वाला भी सेव कर दे रहा है। लेकिन कोई मटेरियल यहाँ तक अगर हम डिजाइन करेंगे तो 2 वाले से फेल कर जाएगा, लेकिन 1 वाले से सेफ रहेगा। इसीलिए देखिए ये जो हमारा होगा सेफर होगा। देखिए फॉर, मान लीजिए ए और बी, फॉर ए हमारा क्या होगा, बोथ आर सेफर, दोनों हमारे सेफ होंगे। बट फॉर बी, लेकिन अगर बी पॉइंट यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे तो इस वाले के हिसाब से तो बाउंड्री के बाहर चला गया, मतलब ये फेल कर जाएगा। लेकिन अभी भी 1 वाला आपको सेफ करके रखा है, मतलब मैक्सिमम सेफ आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन 2 फेल बट इन 1 आपका क्या हो जाएगा, सेफर। तो इस तरीके से ये हमारा 2 वाला तो आपका फेल कर जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा सेफ कर देगा। तो ये आपका एक नोट पॉइंट था इस थ्योरी ऑफ फेल्योर का। तो आई होप आपको सारी थ्योरी ऑफ फेल्योर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।